बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बच्चे, इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हम ऑनलाइन क्लासेस में सेकेंड ईयर की इकोनॉमिक्स का हमने रिसेंटली चैप्टर मुकम्मल किया था लास्ट लेक्चर में, थ्योरी ऑफ मनी। अब उस थ्योरी ऑफ मनी में आपने पढ़ा था बार्टर सिस्टम, फंक्शंस ऑफ मनी, टाइप्स ऑफ मनी, क्वालिटीज़ ऑफ गुड मनी, सप्लाई ऑफ मनी, डिमांड फॉर मनी। आज हम अपने लेक्चर में सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स में इसी के साथ चैप्टर है यानी जो हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा है ये उसी के साथ है। वो हमने पढ़ा है थ्योरी ऑफ मनी और ये है वैल्यू ऑफ मनी। जैसा कि आपको पहले बताया था कि अगर आप टेक्स्ट बुक में अगर आप ये देखते हैं सिलेबस को, तो आपको थ्योरी ऑफ मनी और वैल्यू ऑफ मनी एक ही चैप्टर है। लेकिन जो आपके पास बुक्स हैं इसमें थ्योरी ऑफ मनी को अलग चैप्टर बना के उसमें हम पढ़ते हैं और वैल्यू ऑफ मनी हमारा अलग चैप्टर है। तो आगाज़ करते हैं जी इंशाअल्लाह। ये इकोनॉमिक्स पार्ट 2 इकोनॉमिक्स सेकेंड ईयर और इसमें चैप्टर आपने पहले पढ़ा है थ्योरी ऑफ मनी। जैसा कि आप जानते हैं कि मौजूदा जो हालात हैं पाकिस्तान और पूरी दुनिया के, वो एक वबा कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी वो डिस्टर्ब हैं। तो बेटे, आपको जिस तरह से हम इस वबा के बारे में पहले भी आपको गाइड करते हैं, पहले भी बताते हैं, इंशाअल्लाह फिर भी बताते रहेंगे कि इसमें आपने अपनी पढ़ाई पे इस वक्त से आपने फ़ायदा उठाना है। आपने अपने आप को मसरूफ़ रखना है और आपने जो है वो जिस तरह से आपको ये पढ़ाया जा रहा है ऑनलाइन लेक्चर में, आपने उसे रेगुलरली सुनना है। जितने भी हमारे मेहरबान आप लोगों को पढ़ाने के लिए आप बच्चों को आते हैं, उनके लेक्चर को आप एक तरतीब से सुने, फिर उसे आप अपने नोट्स से, अपनी किताबों से, आपके पास जो बुक्स हैं उससे पढ़ें। आप उसमें जो लॉन्ग बनते हैं वो पढ़ें, जो शॉर्ट हैं उन्हें लिखें आप और फिर उस टॉपिक को आप अपने पास पेपर के साथ आप उन्हें ज़रूर टैली करें। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से ये आप इसे बहुत मुफीद पाएंगे, बहुत आपके लिए इसमें बड़ा फ़ायदा है। तो चैप्टर बेटे जो हमने पढ़ा है पहले, उसका वो चैप्टर कुछ इस तरह से है कि थ्योरी ऑफ मनी और दूसरा साथ में वैल्यू ऑफ मनी जी। अब ये चैप्टर जो है ये कहलाता है नज़रिया ज़र और ये है ज़र की कदर या कदर ज़र।
ये आपकी किताब में ये इकट्ठे दोनों चैप्टर एक ही चैप्टर हैं तो दुरुस्त। अगर ये अलग अलग चैप्टर हैं तो फिर भी आपके पढ़ने की और आप इसको तैयार करने की आपकी जो तरतीब है वो एक ही रहनी चाहिए। तो बेटे सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो चैप्टर है ये इसको आपने तफसील से पढ़ लिया है। अब इस दोनों चैप्टर के चूँकि नोट्स में भी ये एक ही चैप्टर बना हुआ है, लिहाजा हम इनको पहले मुकम्मल पढ़ने के बाद इन चैप्टरों का मुकम्मल पढ़ेंगे और मुकम्मल चैप्टर पढ़ने के बाद फिर इनके शॉर्ट और एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ओके, और उसके बाद आप बच्चों की तरफ से जो उसमें आपको ने हमें कमेंट्स में आप लोग हमें पूछे जाते हैं हमसे सवाल, इंशाअल्लाह हम उसका जवाब देंगे आपको। जी, तो इसमें जो आपका वैल्यू ऑफ मनी का चैप्टर है, वैल्यू ऑफ मनी के चैप्टर में बेटा आपने पढ़ना क्या है सबसे पहले तो आपको यहाँ पर इसमें जो कि हमने टॉपिक्स पढ़ने हैं मैं आपको वो लिख देता हूँ कि ये चैप्टर हमारा ये मुकम्मल है, हमने पहले पढ़ लिया है। अब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में जो टॉपिक है सबसे पहले तो बेटे आपने इसमें पढ़ना है QTM। ठीक है, चैप्टर टॉपिक का नाम है QTM यानी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। ठीक है, और ये है नज़रिया मिक़दार ज़र, नज़रिया मिक़दार ज़र। ये इसमें आपने पहला जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो है नज़रिया मिक़दार ज़र, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। इसके बाद बेटे हम बात करेंगे दूसरा टॉपिक इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की बात करेंगे तो काज़ेज़ ऑफ इन्फ्लेशन और सॉल्यूशन ऑफ इन्फ्लेशन, इस पे हम बात करेंगे। यानी हम पढ़ेंगे एक तो कि अफरात ज़र किसे कहते हैं, अफरात ज़र, इसके अफरात ज़र के असबाब या वजूहात और उसके बाद इसका इलाज। ठीक है, ये हमारे बनते हैं टॉपिक दो, एक ये टॉपिक हो जाएगा और दूसरा हमने ये पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें ये जो है दूसरे वाला खासकर ये, इसको भी अगर आप देखें तो पास पेपर के हवाले से ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कई बार आपसे ये पूछा गया है कि डिफाइन इन्फ्लेशन, एक्सप्लेन द काजेज़ ऑफ इन्फ्लेशन, यानी अफरात ज़र की तारीफ़ करें। ये वाला टॉपिक अफरात ज़र की तारीफ़ करें और अफरात ज़र के असबाब या वजूहात बयान करें। अच्छा, एक तो ये हो जाएगा और उससे पहले जो मैंने आपको ये वाला लिख के दिया है नज़रिया मिक़दार ज़र, ये भी आपके इससे पहले अगर आप चेक करें तो ये आपके पास पेपर्स में आपको ये सवाल मिलेगा कि डिफ़ाइन QTM, नज़रिया मिक़दार ज़र की तारीफ़ करें। और या ये भी हो सकता है कि सिर्फ आपको लिख दे के क्रिटिकली एक्सप्लेन द QTM, यानी कि नज़रिया मिक़दार का तनकीदी जायज़ा बयान करें।
तो उसमें भी आपने मुकम्मल जो है वो QTM आपने बयान करना है। तो बेटे ये जो हम पढ़ रहे हैं QTM, तो ये QTM पढ़ने से पहले आपको यहाँ पर जो है 3 चीज़ों के हवाले से आपको बताना ज़रूरी है। 3 इसमें QTM के पढ़ने में 3 चीज़ों का रिलेशन पढ़ना आपको समझना ज़रूरी है। सबसे पहले है क्वांटिटी ऑफ मनी, एक तो ये। दूसरा जनरल प्राइस लेवल या प्राइसेस, और तीसरा है बेटे वैल्यू ऑफ मनी। ये 3 चीज़ें, यानी कि 3 बातों का आपको की डेफिनेशन, उनकी वजाहत ये होना आपके लिए ज़रूरी है। एक तो आपको ये पता होना चाहिए, ये वाली, इसको हम कहते हैं ज़र की रसद या ज़र की मिकदार, और ये हैं कीमतें, या आप इसे कीमतों का मेयार भी कह सकते हैं, और ये है कदरे ज़र या ज़र की कदर। पहले हम इनको एक्सप्लेन करेंगे, ज़र की रसद, कीमतें और ज़र की कदर, क्योंकि इन तीनों को, ये जो है इन तीनों को अगर हम कंबाइन करते हैं ना, मसलन सप्लाई ऑफ मनी, दूसरा प्राइसेस, और उसके बाद ये वैल्यू ऑफ मनी, इनके इस कॉम्बिनेशन से अगर हम इनको कंबाइन करके पढ़ेंगे तो इससे हमारा QTM का कंसेप्ट वाज़ेह हो जाएगा। इसी से बनता है QTM कंसेप्ट, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। तो सबसे पहली बात यह है बेटा कि ज़र की रसद, इसको हम क्वांटिटी ऑफ मनी भी कहते हैं, और लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था, इसे हम सप्लाई ऑफ मनी भी कहते हैं, यानी कि सप्लाई ऑफ मनी भी इसी का नाम है और क्वांटिटी ऑफ मनी भी इसी का नाम है। तो ये चूँकि आपने पहले पढ़ा है, फिर भी एक दफ़ा बताना ज़रूरी है आपको। सप्लाई ऑफ मनी की डेफिनेशन बेटे हम ये करते हैं कि टोटल अमाउंट ऑफ मनी, टोटल अमाउंट ऑफ मनी in a country in given period of time, period of time। इसका मतलब ये है कि टोटल अमाउंट ऑफ मनी, ज़र की वो कुल मिकदार जो एक ख़ास वक्त में किसी मुल्क में होती है, मौजूद है। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि अगर सप्लाई ऑफ मनी मालूम करनी है तो जिस वक्त की मालूम की जा रही है उस पर्टिकुलर टाइम में हमने ये देखना है कि उस इकॉनमी में, उस मुल्क में टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो है वो कितनी सर्कुलेट कर, कितनी मौजूद है।
आया कि वो सर्कुलेशन में है या वो डिपॉजिट फॉर्म में है, दोनों। यानी कि ये जो हम जिस अमाउंट ऑफ मनी की हम बात कर रहे हैं, ये वाली, इसमें हमने दोनों बातों को देखना है। एक तो ये है कि इसमें से अगर ये रकम डिपॉजिट है या ये सर्कुलेशन में है, यानी या वो महफूज पड़ी है या वो सर्कुलेशन में है, हमने इस दोनों को मिला के जो है वो नाम देंगे उसे सप्लाई ऑफ मनी का, टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी। इसमें बेटे जो है सब मतलब इस पे कॉइन्स प्लस करेंसी नोट प्लस चेक, प्राइस बॉन्ड, गोल्ड, हमने टोटल क्वांटिटी को जमा करना है, चाहे वो क्वांटिटी कॉइन्स फॉर्म में है, करेंसी नोट फॉर्म में है, चेकों की सूरत में है, प्राइस बॉन्ड है, गोल्ड है, या इसके अलावा जो फॉर्म ऑफ मनी होती हैं। तो इस तमाम को, ये जितना भी हमने यहाँ पर लिखा है, इस तमाम को टोटल करेंगे ये वाली, तो ये कहलाएगी सप्लाई ऑफ मनी। कि किसी भी मुल्क में एक ख़ास वक्त में किसी चीज़ की किस ज़र की जितनी मिकदार मौजूद है उसे हम सप्लाई ऑफ मनी कहेंगे। और इस सप्लाई ऑफ मनी के हवाले से बेटे आपने ये याद रखना है कि सप्लाई ऑफ मनी को हम दो सूरतों में पढ़ते हैं। एक तो हम ये बात करते हैं कि इट इज़ फिक्स्ड इन शॉर्ट रन, कि ये तवील अरसा में कलील अरसा में ये इसकी मिकदार मुय्यन होती है, जबकि ये वेरिएबल होती है, यानी इसको चेंज किया जा सकता है इन लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में ये क्या है, फिक्स है, ये शॉर्ट रन में फिक्स है, लेकिन लॉन्ग रन में क्या होती है, ये वेरिएबल है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो टोटल ज़र की मिकदार है, इसको अगर बढ़ाना हो या कम करना हो, वी रिक्वायर्ड लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तवील अरसे ज़्यादा वक्त हमें चाहिए होता है। लेकिन शॉर्ट रन में ये कांस्टेंट होती है, फिक्स होती है। ज़र की मिकदार में कमी या बेशी करना, यानी कमी बेशी करना, ज़्यादा बढ़ाना या कम करना, ये शॉर्ट रन में मुमकिन नहीं होता। सिर्फ शॉर्ट रन में आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि अगर किसी मुल्क में अगर रुपए पैसे की मिकदार को बढ़ाना हो तो इट टेक्स टाइम, और अगर उसकी रिड्यूस करना है, उसके लिक्विडेशन के किसी करेंसी को निकालना है, तो फिर भी क्या होता है कि इट टेक्स टाइम। तो शॉर्ट रन में जो है दोनों बातें नामुमकिन हैं। ना शॉर्ट रन में हम सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ा सकते हैं, ना ही शॉर्ट नोटिस पे हम उसे कम कर सकते हैं। तो लॉन्ग पीरियड में ये पॉसिबल है। इसलिए हम जब इसका डायग्राम बनाते हैं तो इसका हम डायग्राम कुछ इस तरह से बनाते हैं कि ये सप्लाई ऑफ मनी का हम यहाँ पे लिखते हैं कि ये कांस्टेंट है। यहाँ पे आप लिखें सप्लाई ऑफ मनी और रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सप्लाई ऑफ मनी जो है शॉर्ट पीरियड में ये कांस्टेंट होती है, ऐसे कम ज़्यादा नहीं किया जा सकता। एक बात। इसके बाद दूसरी चीज़ जो आपने पढ़नी है वो है बेटे किसी चीज़ की कीमतें। अब कीमत क्या होती है? प्राइस वो अमाउंट होती है दैट इज़ पेड टू परचेज समथिंग। हमने अगर कोई चीज़ तो परचेज़ करनी है तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि प्राइस इज़
the amount that is paid to purchase something, किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए। इसका ये सिंपल से मीनिंग्स हैं कि हम किसी चीज़ को खरीदने के लिए क्या करते हैं, इज़ पेड, हम वो अदा करते हैं क्या करने के लिए, टू परचेज समथिंग। का मतलब ये है कि हमने जब कुछ चीज़ खरीदनी होती है तो उस खरीदने के लिए जो हम अमाउंट पे कर रहे होते हैं दैट इज़ प्राइस। तो बेटा ये प्राइस और जो सप्लाई ऑफ मनी, इनके दरमियान अगर हम रिलेशन देखते हैं, एक कॉन्सेप्ट आपने सप्लाई ऑफ मनी, एक प्राइसेस और तीसरा है वैल्यू ऑफ मनी। अब ये देखें कि इनमें जो रिलेशन है, यानी सप्लाई ऑफ मनी में और इसमें, ये होता है डायरेक्ट, यानी पॉजिटिव होता है। आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, इनका ताल्लुक आपस में क्या होता है, मुस्बत होता है। यानी जब भी मुल्क में सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगी, पैसा ज़्यादा आ जाएगा, तो उससे प्राइसेस ऑफ गुड्स ज़्यादा हो जाती हैं। अच्छा, उसकी वजह क्या है? एक तो उसकी वजह ये है कि सप्लाई ऑफ मनी बढ़ने से आपकी जो परचेजिंग पावर होती है ये ज़्यादा हो जाती है, परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, तो लोग ज़्यादा ख़रीदते हैं। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स भी बढ़ जाते हैं, ये भी इंक्रीज़ कर जाते हैं। इन दो का नतीजा क्या निकलता है कि प्राइसेस जो हैं वो प्राइसेस इंक्रीजेस, कीमतें ज़्यादा हो जाती हैं। यानी कि जैसे ही मुल्क में रुपया पैसे की मिकदार ज़्यादा आती है, तो पैसा बढ़ने से, यानी सप्लाई ऑफ मनी के बढ़ने से, अगर जिनके पास पहले पैसा है उनके पास ज़्यादा हो जाता है, और जिनके पास पहले पैसा नहीं है वो उनके पास आ जाता है। तो दोनों सूरतों में नतीजा ये निकलता है कि जहाँ पर डिमांड QD, क्वांटिटी ऑफ गुड जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है। जब क्वांटिटी ऑफ गुड इंक्रीज़ करेगी और सप्लाई अगर उसको सपोर्ट नहीं करेगी, तो रिज़ल्ट क्या निकलेगा कि प्राइस जो है वो हाई होती जाएगी। इसमें सप्लाई ऑफ मनी का, यानी इस सप्लाई ऑफ मनी का प्राइसेस के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। जिस तरह मुल्क में सप्लाई ऑफ मनी, पैसा ज़्यादा होता जाएगा, कीमतें हमारी जो हैं वो अप होती जाएंगी, हाई होती जाएंगी, और जैसे ही सप्लाई ऑफ मनी कम होगी तो प्राइसेस भी कम हो जाएंगी। क्योंकि सप्लाई ऑफ मनी के कम होने से एक तो ये है कि पैसे की मिकदार कम होती जाएगी, और जो लोग पहले जिनके पास पैसा कम हो, यानी कि एक तो जिनके पास है उनके पास कम हो गया तो उनकी परचेजिंग पावर कम हो गई, उनकी डिमांड कम हो जाएगी, कंजम्पशन रेट कम हो जाता है। और जिनके पास पहले मतलब जिनके पास पहले कम है उनके पास और कम हो जाता है, तो उससे कंजम्पशन नीचे आ जाता है। कंजम्पशन जैसे ही कम होता है तो उससे डिमांड में कमी आती है, और डिमांड में जब कमी आती है तो सप्लाई जो है, क्योंकि वो कम नहीं हो रही होती, लिहाजा प्राइस फॉल कर जाती हैं। तो आपने ये क्या याद रखना है बेटा, इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है, यानी सप्लाई ऑफ मनी और वैल्यू प्राइसेस के दरमियान रिलेशन पॉजिटिव होता है। अब हम अगली बात करते हैं कि ये वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है। वैल्यू ऑफ मनी को बुनियादी तौर पर बेटे कहते हैं परचेजिंग पावर ऑफ मनी। परचेजिंग पावर ऑफ मनी, या इसको आप सिंपली ये भी कह सकते हैं कि हम अपनी मनी यूनिट के अगेंस्ट
किसी चीज़ की जितनी क्वांटिटी परचेज़ कर सकते हैं उसे हम कहेंगे वैल्यू ऑफ मनी। आपके पास सपोज़ करते हैं कि हम बात करते हैं कि जहाँ पर हमारे पास है जी इनकम है 100 रुपीज़। अब इस 100 रुपीज़ से हमने मुख्तलिफ़ चीज़ें ख़रीद सकते हैं, यानी कि ये हमारे पास पैसा है। इससे हम बुक भी ख़रीद सकते हैं, ठीक है जी। इससे जो है हम पेंसिल भी ले सकते हैं, इसी से हम फ़र्ज़ किया कपड़ा भी ख़रीद सकते हैं। तो अब हमें ये नहीं पता कि इस 100 रुपीज़ की वैल्यू क्या है, यानी कि पैसे मनी यूनिट के अगेंस्ट किसी चीज़ की जितनी क्वांटिटी परचेज़ की जा सकती है उस क्वांटिटी को वैल्यू ऑफ मनी कहते हैं। फ़र्ज़ करते हैं जी कि ये जो है अपना बुक, और ये बुक है 100 रुपये की। फ़र्ज़ ये 100 रुपये की बुक है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी क्वांटिटी कितनी आएगी, 1 बुक। तो 100 रुपये के अगेंस्ट हम कितनी ले सकते हैं, 1 बुक। इसका मतलब है 100 रुपये की वैल्यू जो है वो 1 बुक है। अगर दूसरी इसमें देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि अगर ये पेंसिल फ़र्ज़ करते हैं कि है 10 रुपये की, तो इसका मतलब है कि इसमें पेंसिलें कितनी आ सकती हैं, इसमें 10 पेंसिल्स। अच्छा, और अगर कपड़े में इसकी वैल्यू देखें, करते हैं कि ये 50 रुपये पर मीटर है कपड़ा। इसका मतलब ये है कि कपड़ा जो है वो 2 मीटर परचेज़ किया जा सकता है, 2 मीटर। अब ये 100 रुपये की हमारे पास जो मनी वैल्यू है उसकी ये मुख्तलिफ भी है। इसमें इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 1 बुक भी है, 10 पेंसिलें भी हैं और 2 मीटर कपड़ा भी है। याद रखना बेटा कि अगर प्राइसेस बढ़ जाती हैं, क्या, इफ़ प्राइसेस ऑफ गुड इंक्रीजेज वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेज। क्या याद रखना है आपने कि अब प्राइसेस अगर बढ़ेंगी तो वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाएगी। तो अब इनके दरमियान और इसके दरमियान हम रिलेशन को जब देखते हैं तो ये होता है नेगेटिव। कैसे नेगेटिव है, अब ये देखें कि अभी हमने बात की है कि इस 100 रुपये, ये हमारे पास 100 रुपीज़ है, इसकी अगर एक बुक है 100 रुपये की, तो बुक कितनी परचेज़ कर सकते हैं, 1 बुक। इसका मतलब है 100 रुपीज़ की जो वैल्यू है बुक में वो 1 बुक है, यानी कि जितनी क्वांटिटी ख़रीद सकते हैं वो इसकी वैल्यू ऑफ मनी कहलाता है। अब इसी 100 रुपये की अगर पेंसिल में देखें तो क्योंकि एक पेंसिल 10 रुपये की है तो 10 पेंसिल जो है उसकी वैल्यू है। कपड़ा 50 रुपये मीटर है, सो वैल्यू ऑफ मनी इन क्लॉथेज इज़ 2 मीटर। अब आपने को ये साबित करके देना है कि प्राइसेस बढ़ने से वैल्यू ऑफ मनी कम कैसे हो जाती है। बेटा आप ये देखें कि अगर ये कपड़ा जो है फ़र्ज़ किया हो जाता है, सॉरी बुक हो जाती है 200 रुपये की, प्राइस क्या हो गई, बढ़ गई, तो अब एक बुक नहीं आ सकती इसमें। इसका मतलब है कि ये या तो फिर हाफ़ हो सकती है, ठीक है, इसमें हाफ़ तो बुक हो नहीं सकती, लिहाजा इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू इसमें कम हो जाएगी। अगर ये पेंसिल हैं हमारे पास, पेंसिल 10 रुपये की बजाय 20 रुपये की हो जाती है, प्राइसेस के बढ़ने से अब कितनी क्वांटिटी ख़रीदी जा सकती है पेंसिल्स की, 5। इसका मतलब ये है कि अगर प्राइस ज़्यादा हो गई है तो वैल्यू ऑफ मनी कम हो गई। अगर ये मीटर कपड़ा है 50 रुपये मीटर, अगर ये हो जाता है 100 रुपये मीटर, तो 2 की बजाय 1 मीटर कपड़ा ख़रीदा जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि प्राइसेस बढ़ाई हैं, वैल्यू ऑफ मनी कम हो गई है। और अगर आप प्राइसेस कम हो जाएं तो वैल्यू ऑफ मनी बढ़ जाती है। मसलन ये बुक अगर 50 रुपये की हो जाएगी, 100 से 50 की होगी तो 2 बुक्स आ जाएंगी, वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर ये पेंसिल 10 रुपये की बजाय 5 रुपये की पेंसिल हो जाए तो अब फिर इसकी 20 पेंसिलें जहाँ पर हो जाएंगी
तो प्राइस कम होने से वैल्यू बढ़ गई। और अगर ये 25 रुपए का मीटर कपड़ा हो जाता है तो 4 मीटर कपड़ा हो जाएगा। तो अब ये हमने क्या पढ़ा है यहाँ पर कि सप्लाई ऑफ मनी और प्राइसेस में डायरेक्ट रिलेशन होता है, जबकि प्राइसेस और सप्लाई ऑफ वैल्यू ऑफ मनी में इनवर्स होता है। अगर हम इसको यूँ देखें, इसको चार्ट की सूरत में अगर हम बना के देखें यहाँ पर कि ये एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट करते हैं ये तीनों चीज़ें, तो पहले हम देखते हैं एक सर्कल में, यानी कि ये हमारा जो है ना ऑप्शन फर्स्ट जो है, ऑप्शन फर्स्ट कैसे है बेटे कि ये है क्वांटिटी ऑफ मनी। क्वांटिटी ऑफ मनी अगर ज़्यादा होगी यानी बढ़ेगी तो प्राइसेस को क्या होना है, प्राइसेस इसको डायरेक्टली फॉलो कर रही होती हैं तो प्राइसेस भी बढ़ जाएंगी। ये एरो का निशान मैंने ये ऐसे लगा दिया, ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या है, वो है वैल्यू ऑफ मनी। तो वैल्यू ऑफ मनी जो है ये कम हो जाएगी। एक तो ये, इन दोनों में रिलेशन पॉजिटिव, इसके साथ नेगेटिव। सप्लाई ऑफ मनी के बढ़ने से प्राइसेस बढ़ जाएंगी, वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाएगी। अब सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या है कि सप्लाई ऑफ मनी अगर कम होती है तो प्राइसेस भी कम हो जाएंगी और वैल्यू ऑफ मनी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो इसको हम यूँ भी कर सकते हैं कि अगर सप्लाई ऑफ मनी को हम करेंगे डबल तो प्राइसेस हो जाएंगी डबल, क्योंकि इनमें रिलेशन क्या है, पॉजिटिव है। और इसमें इन्वर्स है तो ये हो जाएगी हाफ। और अगर ये होती हैं हाफ होती हैं, ये हाफ हो जाएगी जबकि ये डबल हो जाएगी। अभी देखें इसमें रिलेशन पॉजिटिव है। इफ सप्लाई ऑफ मनी इज डबल, प्राइसेस आर डबल, वैल्यू ऑफ मनी बिकम हाफ। ऑन द अदर हैंड व्हेन सप्लाई ऑफ मनी इज हाफ, प्राइसेस बिकम हाफ एंड वैल्यू ऑफ मनी इज डबल। अब यही जो है चीज़, यही वाली, इसी को हम जब इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लेके आते हैं तो इसे कहा जाता है QTM, यानी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी कि other things remain the constant when supply of money is double, prices are double and value of money become half. And on the other hand, when supply of quantity of money is half, prices are half and value of money is double. ये हमने जो हमारा टॉपिक है पहला वो है QTM के हवाले से। तो चूँकि QTM पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि पहले QTM में 3 जो है वो एलिमेंट का आपस में रिलेशन बनता है, सप्लाई ऑफ मनी, प्राइसेस एंड वैल्यू ऑफ मनी। तो पहले हमने इन तीनों को अलग अलग पढ़ा है कि सप्लाई ऑफ मनी जो है वो टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी दैट इज़ इन अ कंट्री इज कॉल्ड सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी के हवाले से आपको बताया कि सप्लाई ऑफ मनी इन शॉर्ट रन इज़ फिक्स्ड एंड इट कैन बी चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज इन लॉन्ग रन, वो पहले पढ़ा है। फिर प्राइसेस क्या होती हैं, प्राइसेस बेसिकली वो अमाउंट होती है जो हम किसी चीज़ को परचेज करते हुए अदा कर रहे होते हैं, पे करते हैं। वैल्यू ऑफ मनी परचेजिंग पावर को कहा जाता है। चूँकि QTM जो है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, वो सप्लाई ऑफ मनी, प्राइसेस और वैल्यू ऑफ मनी से ही QTM बनता है। जैसे ये मैंने आपको समझाया है कि इन तीनों का रिलेशन क्या है कि सप्लाई ऑफ मनी और प्राइसेस में पॉजिटिव रिलेशन है, जबकि प्राइसेस और वैल्यू ऑफ मनी में इनवर्स है, नेगेटिव है। तो अब जिस डायरेक्शन में सप्लाई ऑफ मनी मूव करेंगी, प्राइसेस उसी डायरेक्शन में मूव करेंगी, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी। यानी कि सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगी, प्राइसेस बढ़ेंगी, वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाएगी। दूसरा सर्कल इसका क्या है कि सप्लाई ऑफ मनी
कम होगी, प्राइसेस कम हो जाएंगी और वैल्यू ऑफ मनी बढ़ जाएगी। और इंशाअल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में इन्हीं को जो है तीनों को कंबाइन करके हम पढ़ेंगे QTM, और उसमें हम QTM पढ़ेंगे, QTM की डेफिनेशन पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है हम डिस्कस करेंगे QTM के अंदर कि जो है इसको हम कैसे प्रूव करेंगे कि सप्लाई ऑफ मनी के बढ़ने से प्राइसेस बढ़ती हैं और सप्लाई ऑफ मनी के कम होने से प्राइसेस कम हो जाएंगी। इंशाअल्लाह हम अगले लेक्चर में QTM को जो है एक्सप्लेन करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।